Hello friends, my name is Andy Dixit and welcome you all to Digital English Guruji official YouTube channel. Now we are going to discuss what is clause. Clause को हम डिस्कस करने वाले हैं. वेरी क्रूशियल टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज सिंथेसिस. अक्सर करके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, सी टेट, यूपी टेट या फिर पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, केवीएस, उन सभी में क्लॉज, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंथेसिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टेट लेवल के एग्जाम्स, राजस्थान, यूपी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यूपी पीसीएल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. फ्री बैठे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं. क्लॉज या सिंथेसिस कभी भी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा. ये 17 से 18 मिनट आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लॉज और सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बहुत बारीकियां, यानी कि क्लॉज को समझने से पहले कौन सी चीजें समझने ज्यादा जरूरी हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. वीडियोस में बहुत सारे क्लॉज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्लॉज से रिलेटेड वीडियोस हैं, लेकिन इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं बहुत ही डिटेल में क्लॉज को डिस्कस करने वाला हूं. कभी क्लॉज एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं 2 या 3 पार्ट में इसको डिटेल में बताऊंगा. क्लॉज आखिर होता क्या है? व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य. तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि छोटा सेंटेंस, ओके, या फिर खंड. इससे आप समझ गए होंगे कि एक पार्ट, या फिर व्याकरण संबंधी वाक्यांश. तो यहां पर व्याकरण से संबंधित, यानी कि अ पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल टर्म्स, ग्रामेटिकल पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, तो ये सब क्लॉज के पार्ट होते हैं, यानी कि हिंदी होती है. क्लॉज के पार्ट सभी आगे आएंगे, तो ये सब क्लॉज की हिंदी होती है. क्लॉज ऑफ द एक्ट आपने सुना होगा एक वर्ड. इसका मतलब होता है एक्ट, यानी कि कोई भी कानून. तो कोई भी आर्टिकल, कोई भी अधिनियम का खंड. तो खंड मींस पार्ट, और पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी कैन से. तो क्लॉज का मतलब कुल मिलाकर के एक पार्ट ही होता है. ये क्लॉज सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, उसमें बहुत पूछा जाएगा. तो व्हाट इज क्लॉज? तो क्लॉज को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये मान रहा हूं कि हाँ, आप बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं. तो इसको शुरू करते हैं. एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, एक लाइन लिखता हूं. आई लाइक इंग्लिश ग्रामर. मैं इंग्लिश ग्रामर को पसंद करता हूं. कंसीडर द सेंटेंस. इस सेंटेंस पे ध्यान दो. जस्ट कंसीडर द सेंटेंस I like English grammar. What is this? Definitely it is sentence. What is sentence? यानी कि वाक्य है. A group of words that form a good sense is called sentence. A complete sense in itself it called sentence. तो ये डेफिनेटली एक सेंटेंस है, एक वाक्य है. But it is also a clause. लेकिन ये क्लॉज भी है. What is happening? आखिर ये हो क्या रहा है? ये सेंटेंस भी है और ये क्लॉज भी है. इसको हम समझते हैं डिटेल में और जानते हैं. आई लाइक इंग्लिश ग्रामर, ये सब्जेक्ट, ये इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है, इसमें यहां पर ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो क्लॉज भी है और ये सेंटेंस. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्लॉज होता क्या है. हाउ टू फाइंड आउट क्लॉज. डू यू नो, बिना क्लॉज को जाने, सबसे पहले हम जानते हैं क्लॉज होता क्या है. बिना क्लॉज को जाने हर एक पार्ट को, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज जिसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबसे पहले क्लॉज को ना समझे और इनको निकालने लग जाए. व्हाट इज क्लॉज? इट इज ट्रू कि हाँ, हम लोग जब कभी भी एडिटोरियल पढ़ते हैं या हमें लोग पढ़ाते हैं, तो हम अपने हिसाब से सेंटेंसेस को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं. कुछ भी बोल देते हैं, पार्टिसिपल्स बोल देते हैं, जबकि वो पार्टिसिपल्स नहीं होता. जिरंड बोल देते हैं. वो हम अपने हिसाब से सेंटेंसेस को बांट देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता.
What is clause? Clause is a part of a sentence. It is true that clause is a part of sentence, but every part of sentence is clause. That is not true. क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है, जैसे कि आपके सामने ये दे रखा है, अगर मैं एक और सेंटेंस आगे बढ़ा देता हूं किसी कंजंक्शन का यूज करके, तो वो भी क्लॉज हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा अपना और जिसमें वर्ब होगी अपनी। इसको हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन किसी सेंटेंस का हर पार्ट क्लॉज हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं क्लॉज। तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं इस पार्ट को थोड़ा सा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, छोटे छोटे शब्दों का एक ग्रुप जो किसी सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करता है, किसी सेंटेंस के एक पार्ट को बनाता है। और इट में बी अ कंप्लीट सेंटेंस, और ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे कि यहां दे रखा है आई लाइक इंग्लिश ग्रामर। इट में बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ एंड हैज सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, और इसके पास खुद का एक सब्जेक्ट भी होता है और एक मुख्य क्रिया भी होती है, फाइनाइट वर्ब भी होती है। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज सब्जेक्ट, हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं जानते। तो पहले हम समझ लेते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक सेंटेंस के पार्ट को इजाद करता है, या फिर वो सेंटेंस अपने आप में भी एक कंप्लीट सेंस देने वाला हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात कि क्लॉज में या सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट और उसकी एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। यस, इट इज वेरी मैंडेटरी कि हाँ, हम लोगों को सब्जेक्ट और उसकी फाइनाइट वर्ब निकालना आना चाहिए जनरली, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसकी फाइनाइट वर्ब का पता चल गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या उसके फाइनाइट वर्ब का पता चल गया तो हम इजीली पहचान जाएंगे कि ये क्लॉज है। और अगर हम क्लॉज को पहचान गए तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अक्सर क्या 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 होता है कि सब्जेक्ट्स और फाइनाइट वर्ब को पहचानने में भी दिक्कत होती है हम लोगों को। हम लोग जब क्लासेस में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर करके प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि सर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानें, या फिर उनको नहीं पता होता कि बताओ ये कौन सी वर्ब है। तो इफ subjects and finite verbs are detected in a sentence, it is really very easy to find out the clause, अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का पता चल जाए तो। लेकिन गुड मैनी स्टूडेंट्स आर अनेबल, बहुत सारे लोग अनेबल होते हैं, वो नहीं पता कर पाते कि वो कौन सा फाइनाइट। तो सबसे पहले हम छोटा सा पार्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट्स, जनरली हम सब जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के अलावा भी बहुत सारी चीजें सब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब, तो छोटा सा टाइम, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स और सब्जेक्ट्स आखिर कैसे पता लगाया जाए। सब्जेक्ट्स वो सारे सब्जेक्ट्स जो अक्सर करके यूज होते हैं क्लॉजेस में। हाँ, यू नो दैट ओनली नाउन एंड द अदर वर्ड्स दैट एक्ट फॉर नाउन आर कॉल्ड सब्जेक्ट। आप सब जानते हैं कि केवल संज्ञा यानी कि नाउन या अलग शब्द जो नाउन की जगह पर काम करते हैं, जैसे कि प्रोनाउन जिनको इक्विवेलेंट बोला जाता है, यानी कि समतुल्य, जो नाउन के समतुल्य होते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि केवल नाउन या उनकी जगह पर काम करने वाला, जैसे कि प्रोनाउन है ये इसकी जगह पर काम करता है, तो केवल आप सब जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट वही तो होता है जो वर्ब से पहले यूज होता है, हालांकि ये सब नाउन में बोले जाएंगे, लेकिन मैं इनको सब्जेक्ट की तरह बता रहा हूं। वैसे तो ये सब इज एम आर के यूजेस हैं, इनको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम इसको क्लॉज बोल सकते हैं और इनके सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो आप सब देखेंगे यहाँ पर कि बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है, और इसकी जगह पर यूज हो गया, जैसे कि हमने दूसरे सेंटेंस में यूज किया ही इज अ गुड मैन, तो मैन के लिए ही यूज हो गया, ये हमारा प्रोनाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट और यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट है। इधर देखिए इट इज अ गुड बुक, तो यहाँ पर इट यूज हुआ है, ये भी सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट है लेकिन ये प्रोनाउन है। तो आप सब जानते हैं कि केवल नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब से पहले जो यूज होगा वही तो सब्जेक्ट होगा। यहां ये वर्ब है इज, इससे पहले यूज हुआ है टू लर्न, दिस इज सब्जेक्ट। इसलिए इन सारी चीजों को जानना आवश्यक है, क्योंकि यूपीपीसीएल के एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसी तरीके का एक क्वेश्चन दे रखा था, द कार वॉश इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो यहां पर वर्ड इज सब्जेक्ट, तो कुछ ऑप्शंस थे, द कार वॉश, ओनली कार, द कार या फिर वॉश, तो आंसर था द कार वॉश।
ओके तो इसी टाइप का यहाँ पर टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो वर्ब से पहले ये जो यूज हुआ है दिस इज सब्जेक्ट इंफिनिटिव, टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सब सिंपल सेंटेंस जब बताऊंगा तब आगे आएंगे डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि ये सब्जेक्ट है पूरा, ना तो ये नाउन है ना ये प्रोनाउन है। वर्किंग इज गुड, दिस वी कैन से दिस इज वर्बल नाउन जेरंड, जो लोग इसको जानते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वर्किंग यानी कि एक वर्ब है और ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, दिस इज जीरंड। ओके क्यों कर रही है, कैसा कर रही है, ये हम आगे की क्लास में जानेंगे। यहां पर द कार वॉश इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो यहां पर इज एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो यूज होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो द कार वॉश इज वर्किंग एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा का पूरा। वॉश भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि ये वर्ब है, हाँ कर रहा है, क्योंकि ये वॉश जो यूज हुआ है वो नाउन की तरह यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है वो आगे डिस्कस करेंगे। What to do is difficult to decide, इस टाइप के क्वेश्चन जब कॉमन एरर्स में आते हैं या सेंटेंस कंप्लीशंस में आते हैं तो अक्सर करके प्रॉब्लम होती है। तो what to do is difficult to decide इज एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो what to do है ये एक फ्रेज है। the car wash ये एक फ्रेज है। टेक्स्ट मैसेजिंग while driving is dangerous, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट मैसेजिंग while driving, तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर हमारा ये जो टेक्स्ट मैसेजिंग है ये हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर क्लॉज भी सब्जेक्ट का काम करता है। डू यू नो क्लॉज, क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसको भी बताऊंगा फाइनाइट वर्ब कैसे पता करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है यार, अगर हम इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो भी। When I shall return is uncertain, तो यहाँ पर is एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो यूज हुआ है इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है, तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज बोला जाएगा। इसको फ्रेज बोलेंगे क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। बहुत सारे तरीके की फ्रेज होती है जो आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सिंथेसिस करेंगे, डोंट वरी। When I shall return इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है, ये क्लॉज है और ये इस वर्ब के लिए काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। What he says is quite right, वो जो कुछ भी कहता है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गई, एक वर्ब हो गई, तो ये पूरा एक क्लॉज है। लेकिन ये क्लॉज जो है यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर ये क्लॉज जो है वो हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो भी बॉक्स में बंद है यहाँ पर वो सब सब्जेक्ट्स हैं। ओके तो सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन नहीं होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये टू एंड वर्ब ये सब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड इंफिनिटिव क्योंकि टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉकिंग इज वी कैन से वर्बल नाउन, लेकिन ये आईएनजी है, क्रिया सब्जेक्ट का काम क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। द कार वॉश, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फ्रेज हुआ। व्हाट टू डू ये फ्रेज हुआ, टेक्स्ट मैसेजिंग ये फ्रेज हुआ। ये सब बॉक्स में जो बन रही है इस इज का इज एक वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं क्योंकि वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता है। और when I shall return या what he says ये पूरे के पूरे एक सेंटेंस हैं और सेंटेंस ही तो क्लॉज है और क्लॉज ही तो सेंटेंस है, लेकिन ये पूरे के पूरे इज और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों ये सब्जेक्ट हुए, यानी कि जो भी बॉक्स में बंद है वो सब्जेक्ट है। तो अभी आप ये जान गए कि आखिर ये सब्जेक्ट्स भी कैसे पता लगाने होंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो एक नंबर तो आपका पक्का हो गया। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये केवल मैंने ये बताने के लिए दिया था कि केवल नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट नहीं होते हैं, फ्रेज, इंफिनिटिव, जेरंड और क्लॉज भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो क्लॉज को अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम एक मिनट में ये और देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं जिनके बारे में इतना डिस्कस हो रहा है कि सब्जेक्ट भी होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब भी होना चाहिए। आप सबके सामने लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड आउट अ फाइनाइट वर्ब। ये जानना बहुत जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है, हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना बनता है क्योंकि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होगा तो वो क्लॉज होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि अ वर्ब व्हिच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस और टेंस। एक ऐसा वर्ब जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट होता है और जिसका कोई प्रभाव ना पड़े सेंटेंस के सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, नाउन का, प्रोनाउन का, टेंस का, सेंटेंस का, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज करता हूं आई, तो आई के साथ हम यूज करते हैं PLAY प्ले, और अगर मैं यूज करता हूं ही, तो ही के साथ हम यूज करते हैं PLAYS प्लेज। तो ये जो चेंज हो रही है किसी न किसी वजह से, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। अगर हम टेंस की वजह से चेंज करें तो ही प्लेड, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने यूज किया आई वॉन्ट, ही वॉन्ट्स, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, तो यहां पर ये जो दूसरी वर्ब है ये चेंज नहीं हुई, ये हमारी
नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को अच्छे से जानने के लिए मेरा वीडियो नंबर 1 वर्ब को जरूर देख लिएगा, वर्ब पार्ट 1, जिसमें मैंने अच्छे से इसको डिस्कस किया है। ये पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं, जेरंड भी हो सकते हैं और इंफिनिटिव भी हो सकते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जैसे आई कैन स्पीक या फिर ही डिड नथिंग बट प्ले, उसने खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। यहां पर कोई चेंज नहीं है, ये डेड हो गया लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं है। ही मस्ट स्पीक, यहां पर कोई चेंज नहीं है। मॉडर्न वर्ब्स के साथ में ना एस लगता है, ना यस लगता है, ना सेकंड फॉर्म लगता है। जो भी चेंजेस होते हैं कैन का कोड हो जाता है, मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये जो चेंज नहीं होते जिन वर्ब्स में, चाहे वो पार्टिसिपल्स हो, जेरंड हो या इंफिनिटिव हो, जिनका आगे की लेसन्स में हम पढ़ेंगे, वर्ब पार्ट 1 में आप समझ लेना, वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब जो चेंज होता है, जो मेन वर्ब हो, आई के साथ प्ले, ही के साथ प्लेस, पास्ट में हमने कर दिया तो प्ले, जो सब्जेक्ट के तुरंत साथ में होती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होती है, तो ये फाइनाइट वर्ब होती है। अभी हम समझ लेते हैं चलते चलते क्लॉज को, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में। नाउ द डेफिनेशन अगेन, a clause may form part of a sentence or it may be a complete sentence in itself। यानी कि क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है और अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है विद सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए, he was eating sandwich, he was eating sandwich, यहां सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब भी, और यहां पर ये कंप्लीट सेंटेंस है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। ये पूरा सेंटेंस भी बोला जा सकता है और क्लॉज भी बोला जा सकता है। मैंने बोला ना, क्लॉज सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का हर पार्ट क्लॉज हो ये नहीं हो सकता। वो आगे डिस्कस करेंगे। सेंटेंस का पार्ट होता है क्लॉज, लेकिन सेंटेंस का हर पार्ट क्लॉज हो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो, ही लाफ्ड, वह हंसा, दिस इज क्लॉज। ही वॉज लाफिंग एट द जोक, दिस इज क्लॉज, दिस इज सेंटेंस, दोनों ही है। आई एम हैप्पी, यहां कंजंक्शन लगा हुआ है जिसपे सर्कल किया है। यू परफॉर्म वेल, जिसको अंडरलाइन किया है, ये दोनों क्लॉज हैं। अब इनको क्लॉज बोलेंगे। ये फुल सेंटेंस है, मैंने बोला ना क्लॉज सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, ये फुल सेंटेंस है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट कर दिए जाए जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो क्लॉज है। तो ये एक क्लॉज हो गया जिसको अंडरलाइन किया गया है, बॉक्स में बंद कर दिया गया। आई एम हैप्पी, यू परफॉर्म वेल, ये एक क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है, बट माई ब्रदर लाइक साइंस, लेकिन मेरे भाई साइंस पसंद करता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। आई लाइक इंग्लिश, ये पूरा सेंटेंस है। आई लाइक इंग्लिश बट माई ब्रदर लाइक साइंस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, पूरा सेंटेंस है, लेकिन अगर पार्ट्स करें तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउ आई लाइक इंग्लिश, ये एक पार्ट हो गया क्लॉज, सी बना दिया मैंने इधर। माई ब्रदर लाइक साइंस, यहां तक, यहां सी बना दिया, दिस इज क्लॉज, बट एक कनेक्टर है, बिकॉज क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, दिस इज वर्ब, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ये क्लॉज हो गया। इसमें 3 क्लॉज है। क्लॉज 3 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में मैंने कुछ जरूरी जानकारियां, बारीकियां डिस्कस की थी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th में भी हैं या जो नहीं जानते हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। सो प्लीज लाइक करिएगा, डिसलाइक का तो कोई मतलब ही नहीं है। और चीजें अगर समझ में आई हैं, जो भी सजेशंस वगैरह चाहें, तो एक दो वीडियो के बाद में आप अपने डाउट्स भी पूछेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक भी है, आप वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा अगर पार्ट्स में हो जाता है तो इसको साथ में दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।